सुदूर एक छोटे से गांव में दिनेश और सुजाता नाम के गरीब किसान पति पत्नी रहा करते थे। उनके कीर्ति और बालू नाम के 2 बच्चे थे। पति पत्नी मिलकर अपनी छोटी सी जमीन में किसानी करते और जब उनके पास खेती का कोई काम नहीं होता तब दिनेश जंगल से लकड़ियां तोड़ लाकर टाउन में बेचने चले जाया करता, या फिर पति पत्नी दिहाड़ी पर मजदूरी का काम करते। इस तरह जैसे तैसे दोनों अपने घर को चला रहे थे। एक दिन कीर्ति और बालू खेल रहे थे, तभी लकड़ियां लेकर दिनेश अपने घर लौटा। बेटा, मजदूरी से तुम्हारी माँ अभी तक घर वापस नहीं आई? नहीं बाबूजी, अभी तक नहीं आई। आप नदी के किनारे से ही तो आ रहे हो ना? क्या माँ आपको वहाँ नजर नहीं आई? कीर्ति ने पिता से पूछा। नहीं तो। खैर कोई बात नहीं, तुम दोनों खेलो, मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ को लेकर आता हूँ। ठीक है बाबूजी, अंधेरा होने से पहले चले आना। ठीक है बच्चों, तुम यहीं पर खेलो और अंधेरा हो रहा है ना, किसी के घर टीवी देखने चले मत जाना। ठीक है बाबूजी, हम यहीं घर के आंगन में ही खेलेंगे। उस जगह के लिए निकला जहाँ सुजाता काम करती थी, पर आधे रास्ते में ही सुजाता का सामना हुआ। दिनेश ने सुजाता को साइकिल पर बिठाया और अपने घर ले आया। फिर उन सभी ने घर में जो कुछ भी था मिल बांट कर खाया और सो गए। इस तरह समझौते और आपस में प्यार से उनका जीवन बीत रहा था। फिर अचानक कुछ दिनों बाद बिना रुके लगातार कई दिनों तक बरसात होने लगी, जिस कारण हर दिन की दिहाड़ी पर जी रहे पति पत्नी 3 दिनों से बरसात लगातार हो रही है। देखकर ऐसे भी नहीं लगता कि ये रुकने वाली है। अब हम क्या करेंगे जी? अगर आने वाले 2 दिनों तक यूं ही बरसात होती रही तो इस बार की फसल समझो अपने हाथ से चली गई सुजाता। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास मौत के अलावा रास्ता नहीं रहेगा। इस बार फसल अच्छे से निकलेगी, इसी उम्मीद से हमने पट्टे पर जमीन लेकर कर्ज पर खेती की थी। हे भगवान, हमारी उम्मीदों पर पानी मत फेरो, हम पर अपनी कृपा बरसाओ। चिंता मत करो सुजाता, अपने घर में अनाज है ना? हम तो रोज कमाते रोज खाते हैं ना जी। हफ्ते भर का सामान ला कर रखने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ होते हैं? वो भी सही है सुजाता। महीना खत्म होते ही झट से बड़ी रकम आ जाए, ऐसी कोई नौकरी भी तो नहीं करते हम। भगवान के बताए रास्ते पर चल रहे हैं सुजाता, सब उसकी मर्जी है। सुनिए जी, अब हम क्या करेंगे? पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और सुना है आने वाले 2 दिन में और भी भारी वर्षा होगी। घर में अनाज का दाना नहीं, हाथ में फूटी कौड़ी नहीं। मुझे भी यही चिंता खाई जा रही है सुजाता। इस बरसात की वजह से जंगल की लकड़ियां भी भीग चुकी होंगी। पेड़ पर चढ़ो तो फिसलने का डर है। हाँ, लेकिन ये सोचकर घर पर भी तो नहीं रह सकते ना। कम से कम राइस मिल जाकर आप कोई काम मांग लीजिए, वहाँ भी तो हर दिन की दिहाड़ी पर काम देते हैं ना। ठीक है सुजाता, तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं राइस मिल जाकर वहाँ के मालिक से काम मांग लेता हूँ। कीर्ति ने रोकते हुए बाबूजी से कहा। नहीं बाबूजी, आप कहीं नहीं जाओगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बाबूजी, तो बरसात के थमने के बाद चले जाना, पर अब ऐसी तेज बरसात में बिल्कुल मत जाना। अपने दोनों बच्चों के ऐसे कहने पर दिनेश ने उन्हें किसी तरह से समझा बुझाया और अपनी साइकिल लेकर घर से बाहर निकला। उसने सामने बरसात को बाढ़ का रूप लेते देखा। उसने अपनी साइकिल पलटी और घर की ओर तेजी से जाने लगा। तुम जल्दी से बच्चों को लेकर दीवार के उस कोने में चली जाओ। गांव में बाढ़ आ चुकी है और बड़ी तेजी से उफान लेती हुई यहाँ आ रही है। दिनेश के कहने की देरी थी कि बाढ़ उनके घर तक पहुंच गई। बाढ़ में पूरा घर डूब गया। वे सभी बहने से बचने के लिए दीवार का सहारा लिए खड़े थे। बहाव इतना तेज था कि अगर उनका हाथ छूट जाता तो वो उसमें बह जाते। बाबूजी, और कितनी देर तक यूं खड़े रहेंगे? हाथ में दर्द हो रहा है और बहुत तेज भूख भी लगी है। बेटा, बस थोड़ी देर तक खुद को संभालो, मैं खटिया डालता हूँ, तुम दोनों खटिए पर चढ़ जाना और माँ तुम दोनों के लिए किसी तरह खाना बना देगी। ये सुनकर सुजाता अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए रसोई की ओर पानी में धीरे धीरे चलती हुई पहुंची। माँ, जल्दी से खाना बनाओ ना, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, बना तो रही हूँ ना, पर बेटा इस बाढ़ में तुम कहाँ बैठकर खाओगे? माँ,
यूं ही खड़े खड़े खा लेंगे माँ, बहुत भूख लगी है, जल्दी से दो ना माँ। गर्मा गर्म भात में वो तुमने परसों अचार डालकर दिया था ना माँ, वैसे ही दे देना। हाँ ठीक है बेटा। फिर खाना बनते ही सुजाता ने 2 थाली में खाना परोसा और अचार के साथ अपने बच्चों को खाने दिया। फिर कीर्ति और बालू दीवार से चिपक कर खड़े हो गए। दूसरी ओर दिनेश इस कोशिश में लगा था कि घर में आया सारा पानी बाहर निकाल सके। अचानक से दिनेश को ख्याल आया उसकी खेती का। वो इस सोच में पड़ गया था कि उसकी खेती का क्या हाल हो चुका होगा इस बाढ़ की वजह से। पर बाढ़ का तेज प्रवाह देख वो रुक गया। वो बहुत दुखी हो रहा था। बढ़ते खतरे को देख वे सभी घर से निकलकर एक पेड़ के पास ऊंची जगह खड़े हो गए। इस तेज बाढ़ में उनका घर उखड़कर बह गया। उस दिन से गांव के पंचायत ऑफिस में उन चारों ने शरण ली और मजदूरी का काम कर अपना जीवन बिताने लगे। दूर सुदूर गांव में कीर्ति और बालू नाम के गरीब भाई बहन रहा करते थे। उन दोनों की ये इच्छा थी कि वे दोनों जल्द ही धनवान बन जाए और धनवान बनने के लिए जितने पैसों की जरूरत होती है वे दोनों उतना जल्द ही कमाना चाहते थे। एक दिन बालू ने दीदी से कहा, दीदी, हमें अगर धनवान बनना होगा तो हमें पैसे कमाने होंगे ना पहले। मैं भी वही सोच रही हूँ बालू। अगर हमें पैसे कमाने होंगे तो ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जिससे हम ज्यादा और जल्दी पैसे कमा पाए। दीदी, अब हमें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें सोच समझकर कदम रखना होगा। हमें पहले पैसे कमाने होंगे। तुम सोचती रहना और मैं रेडियो में कुछ गाने सुनता हूँ। फिर बालू ने रेडियो ऑन किया। रेडियो में न्यूज आ रहा था। मुर्गी के अंडों के दाम जो रुकने का नाम नहीं ले रही, कह रही है दाम झुकेंगे नहीं। और दूसरी ओर है मुर्गी के अंडों को खाने वाले उसके चहेते जो कह रहे हैं चाहे दाम जितने भी बढ़ जाए मुर्गी के अंडों के, हम मुर्गी के अंडे खाने से रुकेंगे नहीं। जैसे ही उस न्यूज को कीर्ति ने सुना, भाई, अपने पड़ोस में रहने वाले सुभाष अंकल एक ट्रक को चलाने का काम करते हैं ना? हाँ दीदी, वो तो सही है, पर हमें सुभाष अंकल के एक ट्रक से क्या लेना देना? हाँ हाँ बताती हूँ बालू। फिर कीर्ति ने अपने भाई बालू को वो उपाय बताया जो उसके दिमाग में चल रहा था। बालू ने जैसे ही कीर्ति का उपाय सुना, दीदी, तुम ऐसी वैसी कोई ग्रेट नहीं हो। तुम्हें इतने बढ़िया बढ़िया आइडियाज आते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पहले बहुत बढ़िया वाली चोर रही हो? भाई बालू, अभी हालात अपने इतने बुरे हैं इसलिए मेरे दिमाग में ऐसी सोच आई, वरना मैंने चोरी करने का कोई डिग्री हासिल किया हुआ नहीं है। सुभाष अंकल के एक ट्रक में से मुर्गियों को चुरा के बेचने वाला बहुत ही बढ़िया वाला आइडिया है दीदी, सुपर। ठीक है बालू, तो आज रात हम सोएंगे नहीं, जागना होगा हमें। हाँ दीदी, जरूर। फिर उस रात 12 बजे तक वे दोनों जगे रहे। रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलकर चोरी चोरी सबकी नजर से छुपकर वे घबराते हुए दबे पांव से सुभाष के एक ट्रक तक पहुंच गए। उस ट्रक में बहुत सारे अंडे थे, पर उस ट्रक को एक बहुत बड़ा ताला लगाया हुआ था। दीदी, मैं सुभाष अंकल के पास जाकर चाबी लेकर आऊँ क्या? अरे ओ बुड़बक, सटिया गया है क्या? तू जाकर चाबी पूछेगा और वो दे देंगे। हाँ, तो फिर हम कैसे खोलेंगे? अब तो देख। फिर कीर्ति ने एक कराटे का पोज मारा और उस ताले पर हाथ से वार करने लगी। ताला टूट गया। ये देख बालू की खुशी रुकी नहीं गई। वो जोर जोर से ताली बजाने लगा। अरे वाह मेरी टार्जन दीदी, बढ़िया ही ग्रेट काम किया है तूने। क्या ताले को मार गिराया है। यूं खुशी के मारे वो ताली बजाने लगा। उसके ताली की गड़गड़ाहट सुन कीर्ति ने घबराकर उसके हाथ को पकड़ लिया। अरे ओ पागल, क्या कर रहा है तू? ताली मत बजा, अगर किसी ने सुन लिया तो? क्या कोई गली का कुत्ता हमारा पीछा कर गया ना, तो कल अपनी तस्वीरें पुलिस स्टेशन में होंगी। फिर कीर्ति और बालू ने चारों ओर नजर रखते हुए धीरे से एग के ट्रेज निकाले। अगले सवेरे सुभाष अपने एक ट्रक के पास आया। ट्रक को लगाया हुआ ताला खुला देख वो चौंक गया। उसने ये निर्धारित कर लिया कि चोर आ पड़े होंगे। वो उन्हें खूब गाली देने लगा। जिसने भी मेरी मुर्गियों के अंडों को चुराया है ना, उनके हाथ पैरों में लकवा मार जाए। सुभाष को कोसते हुए सुन कीर्ति और बालू दंग रह गए। उनका सारा घर ही ढह जाए, उनका संसार तितर बितर हो जाए, उनका जीवन ही बर्बाद हो जाए।
हाय लगेगी मेरी, हाय श्राप लगेगा उनको मेरा। यूं लगातार सुभाष एक के बाद एक उनके लिए बुरा कहे जा रहा था। उसके मुंह से निकले ऐसी अनर्थ बातों को कीर्ति और बालू ज्यादा सुन नहीं पाए। कीर्ति और बालू अब खुद को रोक नहीं पाए। वे दोनों घर से निकलकर सुभाष के पास आए। अरे सुभाष अंकल, क्या हुआ? इतनी गालियाँ किसे दे रहे हो? ना जाने कोई बच्चे ही होंगे जो मेरी एक ट्रक से अंडे चुरा ले गए। वे दोनों ये सोच रहे थे कि सुभाष अंकल ने ये क्यों कहा कि बच्चों ने ही चुराया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुभाष अंकल ने उन दोनों को चोरी करते हुए देख लिया हो और जानबूझकर ही अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें डांट रहा हो। सुभाष अंकल, आप इतने दावे से कैसे कह सकते हो कि वो बच्चे ही होंगे? बेटा, दरअसल मुझे एक पायल मिली है। वो पायल तुम्हारे उम्र की बच्ची के पैर में ही आएंगे। इसीलिए तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि मेरे मुर्गी के अंडों को तुम जितने बच्चों ने ही चुराया होगा। बच्चों ने ही मेरे अंडे चुराए हैं। उन दोनों ने सुभाष के हाथ में उस पायल को देखा और वो पायल कीर्ति का ही था। दोनों घबराकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन दोनों ने आंखों ही आंखों में ये इशारा कर लिया कि ये बात उन्हें बतानी नहीं कि पायल कीर्ति के ही है। वो सब तो ठीक है सुभाष अंकल, कितने मुर्गी के अंडे चोरी हुए? कम से कम पूरे 10 ट्रे को चुराया है उन्होंने। समझ में नहीं आता मैं अब अपने मालिक से क्या कहूँगा। ना जाने वो क्या क्या कहेंगे। अगर अभी के अभी पैसे देकर मैं अंडे खरीदना भी चाहूँ तो मुझे इतने अंडे मिलेंगे कहाँ। मैं और बालू कई दिनों से सोच रहे थे कि हम एग ऑमलेट का एक व्यापार शुरू करेंगे और इसीलिए हमने बहुत सारे अंडे खरीद कर भी रख लिए। अगर आप चाहो सारे अंडे आप हमसे खरीद सकते हैं। इस तरह आपको अपने मालिक से डांट भी नहीं पड़ेगी और आपकी नौकरी को भी खतरा नहीं होगा। बेटा, मुश्किल की घड़ी में तुम दोनों ने मुझे भगवान की तरह आकर मदद की है। मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। सुभाष ने उन्हें पैसे देकर सारे अंडे खरीद लिए। भाई बहन दोनों मन ही मन ये सोचकर हंस रहे थे कि उन्हीं के अंडों को उनसे चुराकर हमने उन्हीं को पैसों से बेच दिया।